देश के समक्ष अनेक समस्याओं के निदान हेतु 25 प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? वैसे तो देश स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब के जमाने से अब तक कांशीराम साहब के जमाने तक और आज भी जिस समय इस देश में समस्याएं उठ रही थी, उस समय देश में आंदोलन होते जा रहे थे, होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। समस्या यही कारण है जिसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो समस्याओं से भरा अपना देश है, समाज है, हम लोग भी है। समस्या हमारी हटती नहीं है, तो इसलिए जो आवश्यक आंदोलन है वो राजकीय तौर पर किए जाते हैं, धार्मिक तौर पर किए जाते हैं, सामाजिक तौर पर किए जाते हैं। जो क्राइटेरिया, जो आंदोलन बैठते हैं, होना जरूरी समझते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस तरीके के आंदोलन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन की आवश्यकता मुझे लगता है कि 15% समाज को तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी इस देश में बदलाव होता है उनके फेवर में ज्यादा होता है, और 85% जनता के प्रति उतना बदलाव की बात नहीं होती, क्योंकि वो चाहती यही है कि ये देश में बहुजन समाज, ये मांगने वाला समाज ही रहे, और मांगने वाला समाज जब तक रहेगा तब तक इस देश में गैर बराबरी बरकरार रहेगी। और मांगने वाला समाज 15% लोग जो है, ये मांगने वाला समाज बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आज के इस वेबिनार में मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करना, डिटेल में चर्चा करना, मुझे ऐसा लगता है कि आज के वेबिनार में तो ठीक नहीं होगा। जैसे दो घंटे का समय, और अपने जो आचार्य जी है, अपने अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी है, इनके माध्यम से अपने को 2 घंटे का जो वेबिनार में अपना समय रहेगा, तो उस समय इस पर पैमाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो बारीक मुद्दे हैं, जैसे सीसीए, एनपीआर, एनआरसी, नागरिकता संशोधन कानून, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कानून, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कानून, ये जो है इसके ऊपर देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसकी मुझे लगता है कोई आवश्यकता बदलाव की नहीं थी। संविधान में अनुच्छेद में 8 से 11 तक विवरण किए हुए हैं, और उसके हिसाब से देश में सारी जनता चल रही है। फिर भी बदलाव इसलिए होना जरूरी उनको लगता है कि जो लोग जहां से यहाँ आए, इस देश में आए, उन लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, या यहाँ रहने वाले लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाए, ये सारी बातें इस सारे कानून में बरकरार था। तो उस तरीके की उन्होंने तकलीफ देने की बहुजन समाज को कोशिश की है, और इस कोशिश के जरिए दोबारा इस संविधान के कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। पूरे देश में इस पर सेमिनार, मंथन, चर्चा सत्र हुए, लेकिन कहाँ विरोध भी हुआ है, फिर भी कानून पास हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी इज द लॉ। तो मेजॉरिटी आज जिन लोगों के पास है,
वो लोग आज देश के हित में कम और उनके हित में ज्यादा संशोधन करते हैं, उनको उस कानूनों को पास भी करते हैं। आज जैसे कृषि कानून है, वो आप समझ रहे हैं, सारे लोगों को पता है इसके बारे में, हमसे ज्यादा जानकारी रखने वाले भी लोग हैं, लेकिन हमें सबको लगता है कि ये कृषि कानून उस तरीके के हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को वो सही नहीं लगता है, तो फिर भी वो कानून पास हुए हैं। अब हमारे कितने बड़े आंदोलन वो कृषि विषयक के ऊपर हो रहे हैं, इतने दिनों से हो रहे हैं, फिर भी उसमें कोई बदलाव होने का नजर आता है। इसलिए नहीं आ रहा है कि मेजॉरिटी जिनके पास है वो एक बार जो कानून पास करते उसमें बदलाव लाने के रिपीटिशन, फिर से वो कानून को संसद में लाना पड़ता है, तो वो संसद में ला नहीं सकते। अब क्यों लाएंगे कि जब उनको मालूम है कि इनसे उनका नुकसान नहीं, बहुजनों का नुकसान हो रहा है, तो वो क्यों लाएंगे। इसलिए इस तरीके से जो भी है वो हमें जो तकलीफें हो रही है इस कानूनों के जरिए सारा बहुजन समाज को ये हो रहा है। हमारे कृषि कानूनों की वजह से भी आपको लोग सब समझ रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो वैसे ही दूसरा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि समान शिक्षा, जो शिक्षा आज हम अपने जमाने से, हमारे पहले का जमाना तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे जमाने से जो शिक्षा हो रही थी वो भी छुआछूत की ही थी, क्योंकि मैंने वो समय देखा है और मैंने झेला भी है कि हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हम उच्च जाति के जो बच्चे रहते थे, लड़के रहते थे, वो ऊपर बैठ के पढ़ते थे, हम लोग जो है नीचे बैठ के पढ़ते थे। ये असमानता उस समय से चल रही है। आज भी बाबा साहब का कानून, संविधान इस देश में लगा हुआ है, फिर भी हमें असमानता हर चीजों में, हर बात में नजर आती है। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा से उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। उन्हें सब पता है इस बात की, क्योंकि शिक्षा उन्होंने हमसे ज्यादा और हमसे पहले ली है। इसीलिए हमसे पहले और हमसे ज्यादा लोग वो राजकीय सत्ता में, सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में, सारे क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में वो आगे है, यही हमें नजर आते हैं। कारण यही है। तो इसलिए समानता पूरे तीनों इसमें, जैसे सामाजिक तौर है, आर्थिक तौर है, राजकीय तौर पे तो हमें समानता नजर आती है, इसलिए कि उनका उनमें फायदा है। बाबा साहब ने इसीलिए हमको 10 साल के लिए ही यह बरकरार किया था, लेकिन फिर भी वो राजकीय सत्ता के लिए, राजकीय फैसिलिटी के लिए हमको उन्होंने ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते। 10 साल के बाद फिर उसको कानून पास करके उनको और बढ़ाते। हम चाहते हैं कि उसकी हमको जरूरत नहीं है। जो समानता हमें चाहिए, आर्थिक तौर पर समानता चाहिए, सामाजिक तौर पर समानता चाहिए, वो समानता हमें चाहिए। राजकीय तौर की समानता की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि राजकीय तौर पर हम अपने बलबूते पर जितना कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। लेकिन जैसे बाबा साहब ने हमें सेपरेटर मांगा था, वो कारण ही वो था कि भाई जब हमारी उन्नति के दौर आप खोल नहीं सकते, हमारी उन्नति आप देख नहीं सकते, तो हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि राजकीय सत्ता के बगैर विकास की बातें हो नहीं सकती। और राजकीय सत्ता में हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जहाँ हमारे लोग चुन के आते हैं, उनके चमचे होते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा में भी आज के समय वो असमानता नजर आती है। गरीब लोगों के लिए जिला परिषद स्कूल, नगर पालिका की स्कूल ये रखी गई है, और इसी स्कूलों में हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि असमानता है। और जो बड़े लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, उनके लड़के अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड वो लोग है नहीं,
इसलिए वो उस स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को उस स्कूल में होशियार होने के बावजूद भी उसको उसमें दाखिला नहीं मिलता है। कारण यही है कि वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। तो असमानता उनको बरकरार रखनी है। इसलिए इसमें भी, शिक्षा क्षेत्रों में भी हमें समानता की जरूरत है। और सूरज जी, मैं ये बोल रहा हूँ, शिक्षा मेरे उस का वाले नंबर पे लगाओ, मैं राष्ट्रीय दूसरा नंबर लगा रहा था घर के नंबर से, उस पे लगाओ। मैं ये का इसमें मीटिंग चल रही है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये विषमता वाली शिक्षा हमें दूर रखती है, नजदीक नहीं आने देती। हमें हमारे बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, फिर भी उनका नंबर नहीं लगता। कुछ लोगों को ऐसे 10-5 लोगों को दे दिए और उसके जगह जिनको 50% रिजर्वेशन पुरखों से लगा हुआ है, वो लोग वो जगह अपने आप ही ले लेते हैं। तो इसलिए इसमें भी, शिक्षा में भी राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। शिक्षा का स्तर कुछ बच्चों के लिए ठीक होता है और 85% बच्चों का स्तर उभर नहीं पाता है। उनका आर्थिक स्तर भी विषमता के कगार पर है। तो इसलिए सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और शिक्षा का स्तर बढ़ना बहुत जरूरी है। सरकार ने इस पर पहल करनी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये सरकार के मुद्दे हैं। हम लोग बता सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास ये नीतियां बनाने का काम है, उन्होंने इसके ऊपर सोचना जरूरी है। और वो सोचेंगे क्यों? ये भी एक प्रश्न है कि वो इसलिए नहीं सोचेंगे कि उनके लोग वहां तक पहुंच चुके हैं और उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा सब मिलती है। तो उनको सोचने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत हमें है। तो हम इसके ऊपर चर्चा इसीलिए करते हैं कि ताकि लोगों में ये जागृति रहे। इसलिए आरबीएम हर समय, हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करती, ताकि लोगों में जिज्ञासा बढ़े और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्तर पर हमें वेबिनार में चर्चा करनी चाहिए, कहाँ का आंदोलन करना चाहिए, कहाँ का नहीं करना चाहिए। ये सारा मसला है। इसके ऊपर केंद्रीय कमेटी हमारी विचार करती है और वैसे वैसे आरबीएम अपना काम करते नजर आती है। और दूसरा है ईवीएम की मशीन, जो जिसको अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो आज जो चल रही है, मतलब ऐसे तो 20 साल में मैं देख रहा हूँ, जो कांग्रेस की सरकार थी तभी वो आई है, उन्होंने भी सत्ता का लाभ लिया है। अभी उसी माध्यम से वो लोग, आज की जो सरकार है वो भी लाभ ले रही है। हमें जो वोट करने वाले लोग होते हैं, जो 85% या उनके लोग भी है, लेकिन उनके लोगों को तो उनका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है 85% लोगों। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पारदर्शिता नजर नहीं आती। ऐसा गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। और इसके ऊपर बड़े बड़े लोग, मामन मेश्राम जी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो चर्चाएं करते हैं। हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील सिंह साहब है, वो जो बड़े बड़े जो बुद्धिवादी लोग हैं, वो लोग इसके ऊपर चर्चाएं करते हैं, वेबिनार करते हैं, विचार गोष्ठी करते हैं। फिर भी जहां ये संशोधन होता है, जहां ये बदलाव होता है, वह राजकीय प्लेटफॉर्म, संसद, राज्यसभा, ये दोनों सदनों में वो चीज एक बार आ गई है, पास हो गई है, उनको निकालने के लिए उसी सदनों में लाना पड़ेगा। तो आवश्यकता है राजकीय सत्ता में हमारे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा जाने की। और जब तक बहुजन समाज के लोग अपने नुमाइंदे चुनकर नहीं भेजते, तब तक
हमें ऐसे बदलाव का कहीं कहीं अता पता नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है ईवीएम का, और इस मुद्दे पर हम लोग कितना भी पहल करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर भी इसमें बदलाव लाने के, इनको बदलना और अ, उसको हटाना, ये जो भी है, ये सरकार के माध्यम से होता है। जनता उसमें उठाव कर सकती है। एक कानून है, उसमें जनता हम लोग जनता के माध्यम से, हमारे अलग-अलग संगठनों के माध्यम से इसके ऊपर चर्चा हो रही है, उठाव हो रहा है, बोल रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर सरकार कोई भी विचार अभी तक नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों को मान लिया है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने 2014 के बाद उन्होंने वीवीपैट मशीन भी लगाई थी। उस मशीन के माध्यम से हमें नज़र आता था कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जैसे हमारा चिट आती है बाहर, वो चिट नहीं आती, सिर्फ दिखता है। अब उम्र के लोग हैं, हमारे जैसे हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको नज़र आता है, नहीं आता है, वो अपना बटन तो दबा देते हैं, टी तो बजता है, लेकिन वो गया किसको, ये हमें नहीं पता। अब जो गिनते हैं उनको पता, अब वो हमारा वहाँ है या नहीं है, हम पे अंदाजा कर सकते हैं। ये गड़बड़ियाँ इस मशीन में भी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया है, तो लोग तो मान ही रहे हैं, और जिनको इसकी आवश्यकता है, वो नहीं मान रहे, क्योंकि उनकी इसकी आवश्यकता है। सरकार में बरकरार रहने के लिए उनको आवश्यकता है इस बातों की, वो करते हैं। और ऐसे-ऐसे जगहों पर आप लोगों को चुन के आने में कोई दिक्कतें नहीं होती, जैसे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, विधानसभा में तो नहीं, नगर पालिका है, ऐसे छोटे-छोटे ठिकानों में, स्थानिक स्वराज संस्था में जो वोटिंग होता है, इलेक्शन होते हैं, वहाँ आप लोगों को ज़्यादा तौर पर इसी माध्यम से चुन के आने देते हैं। उसका कारण ये है कि लोगों में विश्वास पैदा हो कि भई ईवीएम मशीन जो है, ये सही है, ये विश्वास पैदा हो। इसलिए आप लोगों को वहाँ चुन के आने देते हैं। जैसे विधानसभा में भी आप देखेंगे, अभी-अभी 5 राज्यों का अ, इलेक्शन वहाँ 5 राज्यों में हुआ, वहाँ पे भी आपको नज़र आता होगा कि जिन-जिन उन लोगों के लिए द्वार खुल जाते हैं, उन लोगों के बराबर वोटिंग-वोटिंग सब रहते हैं। हमारे बहुजन समाज वोट कहाँ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, और हमारे लोग खड़े भी होते हैं, लेकिन उनको 10 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500, 1000, ज़्यादा 2000, 5000 के ऊपर कोई जाता नज़र नहीं आता है। क्योंकि वो अच्छा होने के बावजूद भी समाज में उसका बहुत रुतबा है। समाज के लोग भी उसे चाहते हैं, तो समाज के लोग बोलते हैं कि हमने उसको वोट दिया। हम जहाँ जाते हैं पता चलता है कि हमने उसको वोट तो दिया था, लेकिन गया कहाँ? ये नहीं समझ में आता। तो इसीलिए आप बहुजन समाज के लोगों को आगे जाने के लिए इस मशीन का फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हमारा चिट के ऊपर इलेक्शन होता था पहले, उसमें गड़बड़ियाँ होती थी उस समय, जो गुंडागर्दी करने वाले बड़े लोग थे, होते थे, जनता उतनी जागरूक नहीं होती थी, तो वही लोग वोट डाल देते थे। आज तो है नहीं, क्योंकि आज इतना बड़ा बदलाव 70 साल, 50-72 सालों में हो चुका है। आज वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक आया है, तो इस युग में ऐसे मशीनों की जो जहाँ से मशीन आई है, उस कंट्री ने उसको छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा है कि उसको मालूम है इससे गड़बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको चला रहे हैं। अब वो चलते रहेगा जब तक कि सरकार में उसी तरीके के बैठे हैं, तो करते रहेंगे इनको जैसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरह पारदर्शिता उसमें नज़र नहीं आती है, इस पर भी सरकार ने सोच विचार करने की ज़रूरत है, और जैसे कि जनता में पारदर्शिता दिखे, जनता को ऐसा लगे कि इसमें पारदर्शिता है, जो भी वोटिंग हुई है, वो बिल्कुल निष्पक्ष हुई है, अच्छी, तो ये उनको नज़र आएगा। ऐसा सरकार ने अगर इसको बदलाव किया, तो ये हो सकता है। और दूसरा है कि महँगाई, एक मुद्दा और भी है कि जो महँगाई है, ये आज सीमा पर जा पहुँची है। इसमें
बड़े लोगों की जरूरत बहुत तकलीफ हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा के रखे हैं या पहले से आज तक वो जैसे अंबानी जैसे लोग श्रीमंत है, जहाँ अपन नजर आते होंगे कि 5, 7, 10, 15 लोग जो है वो पूरे देश को चलाते हैं। और हमारे पॉलिटिकल बड़े-बड़े लोग जो है जिनके पास में अरबों-खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, ऐसे लोग इस देशों को दे के पैसा दे के चलाते हैं। और अब नुकसान होता है कौन किस इन लोगों का? गरीबों का, मजदूरों का और हमारे जैसे मध्यम वर्गीयों का, जो अपना पेट पालते हैं नौकरी के माध्यम से या छोटे-मोटे धंधे के माध्यम से, बिज़नेस के माध्यम से। उनका रोज भाजी बेचेगा, कोई ये करेगा, वो करेगा। इस तरीके के जो छोटे-मोटे धंधे बेचारे करते हैं, तो वो गरीब लोगों को उसका ज़्यादा अ, असर होता है। उनका जीना दुश्वार हो गया है। वो कैसे जिए? उनके सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। क्योंकि आज कितने जो छोटे-छोटे अ, उद्योग थे, वो बंद पड़े हैं और जो कंस्ट्रक्शन चल रहे बड़े-बड़े, वहाँ सारे गरीब लोग ही काम करते हैं। और बेचारे उसी में जो मिलता है, उसमें अपना गुज़ारा कर रहे रेल के पटरी के बाजू में रह रहे हैं, नाले के किनारे रह रहे हैं और झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। तो उनका जो स्तर है, इस माध्यम से वो बड़ा नहीं हो रहा है। क्योंकि महँगाई ये कम होगी मुझे ऐसा लगता नहीं। और वो आज अभी भी हमारे हमारे साथी ने वो पेट्रोल, डीज़ल ये जो है इनकी बात तो कही है, लेकिन पेट्रोल, डीज़ल का हमें क्या फ़ायदा? पेट्रोल, डीज़ल के दाम आसमान पर भी लगे, तो हमारे गरीबों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियों से घूमते हैं? जो गाड़ियाँ नज़र आती है, स्कूटी नज़र आती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे-मोटे धंधों में लोग हैं, उनके पास है, तो उसकी तादाद कितनी होगी? लेकिन इनका उसके ऊपर फ़ोकस रहता है कि भई डीज़ल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास थोड़ी है। जगुआर मेरे पास थोड़ी है, आपके पास थोड़ी है। कौन से बहुजन समाज के लोगों के पास में जगुआर है? बड़े-बड़े लोगों के पास है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं। हमारा जी, प्रश्न ये समय सीमा है का कि ध्यान रखें, थोड़ा महँगाई समय का ध्यान रखें। जी सर, जी, जी। जो महँगाई है, महँगाई का असर जो है, ये गरीब और मज़दूर और मध्यम वर्गीयों को ही पड़ता है। यह भी एक षड्यंत्र का भाग हो सकता है, क्योंकि देश में समानता ना रहे, विषमता बरकरार रहे, यही उनका काम है, यही हमें नज़र आता है और ये दूर करने के लिए इस वेबिनार के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लोगों में जागृति आए। आरबीएम के माध्यम से हम इसकी कोशिश करते हैं। समान भागीदारी, छुआछूत, जातिवाद, आर्टिकल 17 में वो तो मना किया हुआ है, फिर भी वो हो रहा है। फिर भी अब ये नज़र आ रहा है कि वो चल ही रहा है। वर्ण व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी अभी भी आपको नज़र आ रही है। हम बौद्ध लिख रहे हैं, लेकिन पिछले वेबिनार के इसमें हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि बौद्ध लिखने के बाद में भी रोटी-बेटी व्यवहार अभी भी नहीं हो रहा है। मतलब बदलाव की ज़रूरत तो है। इस माध्यम से हम आरबीएम के माध्यम से इसकी कोशिश कर रहे हैं और बेरोज़गारी भी इस 6-7 सालों में इससे ज़्यादा बढ़ गई। जो पहले तो थी बेरोज़गारी, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हमें तो इसमें बदलाव लाने की कोशिश होनी चाहिए। रिटायर हमारे जैसे लोग काबिल लोग वो निकल गए हैं। अभी नए काबिल लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, तो बेरोज़गारी तो नेचुरल है, वो तो बढ़ेगी। और शिक्षित वर्ग इसके माध्यम से बड़ा दुखी हुआ है और उनको जो शिक्षा-दीक्षा ली है, इतनी बड़े पैमाने पर शिक्षा ली है, वो आज खाली-खाली नज़र आ रहे हैं। उनको पेट पालने का, अपने बुजुर्गों का कैसे ये करेंगे, वो बड़ा उनके ऊपर सामने विचार आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो बेचारे छोटे-मोटा काम करके कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा पढ़ लिखने के बाद में भी वो छोटी-छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, 5,000 की, 10,000 की नौकरियाँ, क्योंकि क्या करेगा वो? इतना पढ़ने के बाद में भी उसको उसके बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो करेगा क्या? और जनगणना के अब बारे में जो अभी 2021 में होने जा रही है, उसमें बौद्ध लिखना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ताकि बौद्धों की संख्या इस देश में बड़े पैमाने पर नज़र आए, वो भी लिखना ज़रूरी है और भाईचारा भी होना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आरबीएम
हर समय कोशिश करती है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा कांशीराम जी ने दिया था सारी जनता के सामने, जनता ने भी उसको बड़े पैमाने में उछाला था। हम आरबीएम इसकी कोशिश कर रही है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जिसके माध्यम से हम बौद्ध लिखते हैं, बौद्धों का सम्मेलन लेते हैं आरबीएम के माध्यम से। तो इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों में जन जागृति हम करते हैं कि भी बौद्ध इस देश का धम्म है, ये विचारधारा है। इस विचारधारा को हमारे महापुरुषों ने, माननीय कांशीराम जी ने यहाँ तक लाया था और उसको बरकरार रखने की कोशिश आरबीएम के माध्यम से की जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हम जितने जो हो सकता है उस मुकाम तक कांशीराम जी चाहते थे, उस मुकाम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम आप लोगों का साथ चाहते, सारे देश के बहुजन समाज का साथ चाहते। आरबीएम जितने राज्यों में तेजी से बढ़ेगी उतनी ही हमारी ताकत बढ़ेगी और लोग हमें जुड़ते नजर आएंगे। बशर्ते है कि निर्माण की प्रक्रिया की बहुत जरूरी है, निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हम लोग बढ़ाते हैं। इसीलिए हमारा संगठन 25, 26, 27 राज्यों में अभी गया है, जा रहा है, आगे के राज्यों में भी जाएगा। तो इसलिए लोगों को जन जागृति करते रहना आरबीएम का काम है। इसी तरह से ये हम वेबिनार के माध्यम से अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं कि लोगों में जन जागृति रहे। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।